सत्ता सुखी होन्तु, सबे 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 सत्ता सुखी होन्तु। एकेडमिक बहुत ऐसे सम्मेलन देखे, कॉन्फ्रेंसेस देखी है, लेकिन उन कॉन्फ्रेंसेस में और इस सम्मेलन में बहुत फर्क मुझे दिखाई दे रहा है। वो शायद कॉन्फ्रेंसेस हमारी जो एकेडमिक होती है वो सिर्फ एपीआई स्कोर बढ़ाने के लिए होती है, अटेंड करो स्कोर लो, उसके लिए होती है। लेकिन ये समाज पे, बैक टू सोसाइटी, समाज को हमें देना है, हमारे संस्कृति के लिए, हमारे धरोहर के लिए हमें काम करना है, हमारी संस्कृति फिर से हमें पुनर्जीवित करनी है, उसका विकास करना है। यह भावना, ये पे बैक सोसाइटी की भावना मन में रख के हमारे सभी यहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अशोक भाऊ सरस्वती जी, इन्होंने इस सम्मेलन का बखूबी से आयोजन किया है और हम यहाँ जो कल से उपस्थित है उन्हें पता है कि कितने अच्छे तरीके से कई विषयों पर यहाँ चर्चा हुई है। हम तो कहते हैं कि हमारी संस्कृति अभी पाली भाषा धोखे में है, हमारी संस्कृति धोखे में है, हमारी संस्कृति नष्ट करने के लिए लगे हैं। लेकिन क्रांति प्रतिक्रांति तो होती रहेगी, क्रांति प्रतिक्रांति होती रहेगी। हम क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, यह हमने कभी सोचा है क्या? और मुझे लगता है कि यही सोच इस सम्मेलन में मुझे दिखाई दे रही है कि हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, दूसरा करे या ना करे, लेकिन मुझे क्या करना है, यह सोच लेके मुझे लगता है कि यहाँ हर एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, स्टेज पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं, इस हॉल में पूरे बैठे हैं। तो यह सोच जो है कि हमारी संस्कृति का विचार हमें करना है, पाली भाषा का विचार करना है। और मुझे लगता है कि जैसे सम्राट अशोक ने पाखंडी भिक्खु जो भिक्खु संघ में शामिल हुए थे, घुसपैठी बन गए थे, तो उनको निकालने के लिए जिस तरह से सम्राट अशोक ने तीसरी संगति ली थी और उन्होंने धम्म को आगे बढ़ाने का, जिस तरह से शुद्धिकरण करके आगे बढ़ाने का काम जिस तरह से सम्राट अशोक जी ने किया है, मुझे लगता है कि ये अशोक जी भी वही काम कर रहे हैं, ये अशोक भाऊ सरस्वती भी वही काम कर रहे हैं कि हमें शुद्ध रूप से हमारा धम्म आगे ले जाना है, लोगों को इसमें लाना है। दोष किसी का नहीं है, अब आपका भी नहीं, हमारा भी नहीं, लेकिन हमने इस तरह से जसं म्हणतात मराठीमध्ये की शिवाजी जन्माला आला पाहिजे हो, पण तो शेजाऱ्यांच्या घरात, माझ्या घरात नाही, कारण कष्ट झेलावे लागतात ना, त्रास सहन करावा लागतो। तर या पद्धतीनं इस तरीके से मुझे लगता है कि आज तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं, शिवाजी तो जन्म लेगा लेकिन मेरे घर में जन्म लेगा, बाबा साहब जन्म लेगा लेकिन मेरे घर में जन्म लेगा, फुले जन्म लेगा लेकिन मेरे घर में लेगा, और मेरे घर से ऐसे समझा कई फुले शाहू अम्बेडकर निकलेंगे जो हमारी इस संस्कृति के इस धरोहर को आगे ले जाने का काम करेंगे। ये तो एक विषय था कि पाली भाषा को लेकर यह पाली भाषा साहित्य सम्मेलन आयोजित किया है। भाषा पर यहाँ चर्चा हुई है और चर्चा भी बहुत अच्छी तरीके से कई विषयों पर हुई है। पाली साहित्य का उगम, विकास, वर्तमान, बौद्ध पर्यटन, धम्मलिपि एवं पाली भाषा के नए आयाम, समाज में बुद्धवाणी के अध्ययन के प्रति रुचि, और यहाँ एक हमने चौधरी सर हमारे यहाँ हैं, उनके स्कूल के बच्चों ने, स्टूडेंट ने
इतना अच्छा अप्रतिम नाटक उन्होंने यहाँ पेश किया था कल अंगुलीमाल के ऊपर। मुझे तो लगता है कि उनके लिए, वो बच्चों के लिए तालियां बजानी चाहिए। 8 बजने के बाद उनका यानी नाटक, जब बस 6 बजे से यहाँ तैयार लड़कियां थी, तो वो मैडम अश्विनी मैडम थी और उनके स्टूडेंट, चौधरी सर के स्टूडेंट, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक मैसेज, बुद्ध का मैसेज हमारे सामने कल रखा है। मुझे लगता है कि इसके आगे भी इसी तरह के प्रयोग होने चाहिए सांस्कृतिक प्रोग्राम के जरिए। थेरी गाता है, जैसे कई प्रकार के रोल करते हैं कि जीजाऊ का रोल करेंगे, इंदिरा गांधी का रोल, मुझे लगता है थेरियों पे करो ना एक प्रोग्राम, वो भी हम दे सकते हैं कि जो थेरियों ने जो उनकी जो 2 लाइन की गाथा है, तो मुझे लगता है कि वही उनको उसी भेष में लाके, यानी मुझे लगता है कि वो भी एक कल्चरल प्रोग्राम अगले अलग तरीके से हम दे सकते हैं। तो और ये समारोह कार्यक्रम में सम्मान भी होने वाला है यहाँ पे, जिन्होंने समाज में जो कार्य किया है, उल्लेखनीय कार्य किया है। तो उन लोगों का किसे डिलीट मिली है, किसे पद्मश्री मिली है, तो ऐसे हमारे लिए अभिमान, हम अभिमान महसूस करते, ऐसे लोगों का यहाँ सत्कार भी होने जा रहा है, सम्मान भी होने जा रहा है। पाली परीक्षा विहारों में चल रही है। बुद्ध विहार समन्वय समिति पाली परीक्षाएं लेती है विहारों में से, तो मुझे लगता है कि पाली परीक्षा में गुणवत्ता प्राप्त जो विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, उनको भी यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यह सम्मेलन बहुत ही क्या बोलते कि अच्छा और यशस्वी रहा, ऐसे मैं कहूंगी। और अगला सम्मेलन लखनऊ में होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि हम भी बड़े संख्या में वहां उपस्थित रहने वाले हैं। इस कारवां को बाबासाहेब ने मेरा सामाजिक रथ है, त्याला समोर न्यायचा है, तो मुझे लगता है कि हमारी ये संस्कृति का कारवा है, हमें सब मिल के हमें ये आगे ले जाना है। पाली ये बहुत ही प्राचीन भाषा है, इसमें अनेक वक्ताओं ने 2 दिन विविध प्रकार का उस पे संशोधन किया। उसमें अपने को प्रमुख 3 मांगे रखी जानी थी कि इस नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर जिस तरह बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का पुनर्जीवन किया, उसी तरह पाली का भी पुनर्जीवन इसी पवित्र दीक्षा भूमि पे हो। एक वक्ता ने उस समय कहा था कि इस पे पाली प्रचार केंद्र दीक्षा भूमि से शुरू किया जाए। मैंने उस समय कहा था कि यहाँ पाली का एक कॉलेज भी हमने खोला था, दुर्भाग्य से वो कॉलेज कुछ दिनों बाद बंद हुआ, लेकिन मेरे सम्माननीय सदस्य आज कल भी थे, आज भी है, और ये दीक्षा भूमि स्मारक समिति समाज का ये जो मांग है, इसको बहुत तरीके से, बहुत सकारात्मक तरीके से हम आपको आश्वासित करते हैं कि पाली प्रचार अध्ययन केंद्र का यहाँ एक सेंटर हम जरूर खोलेंगे। उसी तरह दूसरी मांग थी, इस बाबा साहब के पवित्र दीक्षा भूमि पर बुद्धिस्ट सेमिनरी सेंटर खोला जाए। इसके लिए पिछले 4-5 सालों से हमने काम किया था। मेरे सारे सहयोगी सदस्य और हमारे इस स्मारक समिति के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भिक्खू आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी, हमने कहा, सबने मंजूरी दी। यहाँ पे हमारे पास 28 रूम का एक विश्रामलय है, विश्राम गृह है। हमारी सभी की इच्छा थी कि इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर वो सेंटर खोला जाए। वो सेंटर चालू है, लेकिन वो सेंटर इसी दीक्षा भूमि की दूसरी जगह उठखाने में वो शुरू है। भंते धम्म सारथी वो कार्य संभाल रहे। हमने हमारे अध्यक्ष से 2-3 बार विनती की कि वो सेंटर दीक्षा भूमि पे आए, लेकिन हमारे अध्यक्ष सुनने के किसी इसी में नहीं रहते, किसी मूड में नहीं रहते, किसी सभा में नहीं है उनके। हम फिर से उनको विनती करेंगे। और वहाँ हमने इसलिए उस सेंटर को वहाँ इसलिए नहीं चाहते थे कि वह समाज के बच्चों के लिए एक रोजगार अभियान रवाने का हमने वादा किया था, और वो रोजगार केंद्र वहाँ समाज के बच्चों के लिए करना चाहते थे। तीसरी बात, इस नागपुर के भूमि पर पाली विद्यापीठ हो, इसके लिए कुछ आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन को अपने को फिर से तैयार करना है, बस्ती बस्ती, गांव गांव, और जहां तक नागपुर शहर के सारे बुद्ध विहार को लेके एक बड़ा मोर्चा अपन बहुत जल्द
की तैयारी बहुत जल्द तैयारी करेंगे और औरंगाबाद में उसका अध्ययन केंद्र हो, इसके लिए भी अपन प्रयत्न करेंगे। और आप हमेशा हमारे साथ रहे, दीक्षा भूमि आपके साथ रही। जब जब भी कोई समाज का उपक्रम होगा, वो पुराने दिन क्या हुए वो छोड़ दो, लेकिन अब जिस दिन समाज को इस दीक्षा भूमि की जरूरत लगेगी, और आपको हम गुजारिश करते हैं कि आप इस समाज की हमको जरूरत है। आज तक आपने 56 से लेके इस दीक्षा भूमि को दिलो जान से साथ दिया है, आगे भी आप साथ देंगे, इसमें हमारा कोई दुमत नहीं। कई लोग दीक्षा भूमि के बारे में अनेक आरोप करते हैं। अभी एक पत्रक चल रहा है, दीक्षा भूमि का नाम बदला। अरे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति इस नाम से रजिस्ट्रेशन है और उसका पत्ता है दीक्षा भूमि। अब कुछ लोग देखते नहीं, और दीक्षा भूमि पे ये कहा गया है कि ये आरएसएस के ताबे में है। अरे हम सब बाबा साहब के, मैं 2 पीढ़ी से काम कर रहा हूं, मेरे पिताजी भी काम करते थे यहाँ पे। बैरिस्टर राजा बाबू खोबरागड़े, बाबू एलन हरदास बाबू आवड़े, बैरिस्टर राजा बाबू खोबड़े, रासू गवई, सदानंद जी फुलझले, वाको गानार, मनोहर गजगाटे, उनके साथ में उनके सारे सहकारी। और आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं, आगलावे साहब, नाग दीपंकर, डॉक्टर राजेंद्र गवई, ये सारे काम कर रहे हैं। अरे जब तक हमारे जान में जान है और बाबा साहब के हम तालीम में तैयार हुए पट्टे हैं। अरे आरएसएस क्या, किसी की माँ ने दूध नहीं पिला दीक्षा भूमि की तरफ आंख उठा के भी देखे। आप हमारा साथ रहो, दीक्षा भूमि सुरक्षित रहेंगी। बाबा साहब के जो विचार है वो यहाँ से जाते रहेंगे, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। जब तक सूरज चांद है, बाबा साहब के विचार और दीक्षा भूमि जिंदी रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ कि एक नवी समिति है जिसको संकोच में डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी ने घोषित नहीं किया है, और वो घोषित नहीं किया है, वो समिति है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ग्रंथ बुद्ध और उसका धम्म, इसका पाली भाषा में अनुवाद होने की समिति। इस ग्रंथ का इसी वर्ष 6 दिसंबर को बोध गया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग में विमोचन होना है। और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल जी स्वयं हैं। इस बात की हम घोषणा करना चाह रहे हैं। उनसे मैंने पुख्ता बातचीत कर ली है कि ये 6 दिसंबर के पहले ये ग्रंथ प्रकाशित होगा। इस ग्रंथ के प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी राजेश चंद्रा स्वयं ले रहे हैं। ये मुझे मालूम है कितनी दूर का दूरदर्शी ये संदेश है कि यदि हम इस ग्रंथ को पाली भाषा में प्रस्तुत कर सके, और जैसा कि हमारे पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति जी ने आशीर्वाद दिया, बोध गया में खुले मंच से सारे विश्व भर के लोग थे, सम्मेलन में इंटरनेशनल सेमिनार था, और वहाँ उन्होंने घोषणा की भारत में 7वीं संगायन की घंटी बज गई है। तो उसके लिए हम सबको तैयार तो होना होगा, और हमें तो तैयार होना ही है। हमें अपने बच्चों को तैयार करना है कि ये जब भी होगा तो भारत में होगा। तो हमारे बच्चे अरहत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे उस आयोजन में अरहत का अपनी आंखों से दर्शन करेंगे। अरहत की अध्यक्षता में मौजूद पावन संघ को भोजन दान कराएंगे, संग दान कराएंगे, चीवर दान करेंगे, उनके लिए आसन लगाएंगे, उनके वाहनों की व्यवस्था करेंगे, उनके आने जाने की व्यवस्था करेंगे, उनके ठहरने की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि ये सब आयोजन, इस भूल में मत रहिए कि पैसों से होते हैं। पैसों से नहीं होते, ये आयोजन हौसलों से होते हैं। ये आयोजन पुण्य कर्मों से होते हैं। जब हमारे पास पुण्यों का संचय होगा तब होगा। वांगमो डिक्सी डॉक्टर रिचर्ड डिक्सी को जब हम अपने घर लाए तो मैंने उनका बड़ा अभिनंदन किया। हमने कहा कि आप लोग बड़े पुण्यवान हैं, इतने वर्षों से 18 साल से इस देश में आप इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग कर रहे हैं। खाली इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप अमेरिका से हैं और आपके पास डॉलर हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका पुण्य हमसे बड़ा है। और हम इस पुण्य को अर्जित करने के लिए हर साल इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग में जाते हैं और प्रयास करते हैं महासंघ को कुछ न कुछ तो दान हम करें। इस साल हमने मात्र 1.5 लाख रुपया दान किया, पिछले साल 1 लाख रुपया दान किया था, और अभी पूज्य भिक्षुनी धम्म दीना जी, उन्होंने
सारनाथ में एक शिविर किया, सामनेरी शिविर किया। तो उस शिविर का जैसे मैंने उनके फेसबुक पे देखा कि वो अमुक तिथि से अमुक तिथि के बीच में कार्तिक पूर्णिमा को समापन होने वाला एक सामनेरी शिविर सारनाथ में कर रही हैं। ऐसे उन्होंने कर्म भूमि बना रखी है सामनेर को, महाराष्ट्र में, यही नागपुर में, लेकिन शिविर जाके वहां कर रही हैं। तो ये अपने आप में एक महिला के लिए, भिक्षुनी के लिए बड़ा चैलेंज है, चुनौती है कि वो उस प्रांत में आके सारी व्यवस्थाएं करना, रुकने की, खाने की, ठहरने की आदि व्यवस्थाएं करना और वहाँ व्यवस्था करना। तो हमने जैसे ही फेसबुक पे उनको देखा कि वो शिविर कर रही हैं, तो मैंने तुरंत उनको मैसेज किया कि पूज्य आइए, इस शिविर के लिए भिक्षुनियों के, सामनेरियों के चीवर दान का पुण्य कृपया इस उपासक को दीजिए, आप हमारे समन्वय परिवार को दीजिए। उनका मैसेज आया, उपासक जी, चीवर की व्यवस्था हो चुकी है। और ये बात कार्यक्रम के 3 या 4 महीने पहले की है। कह रही चीवर की व्यवस्था हो चुकी है, आप यदि अवसर लेना चाहते हैं तो आप पात्र दान का पुण्य लाभ ले सकते हैं। तो मैंने बिना किसी विलंब के तुरंत उनको हामी भर दी कि ठीक है, हम पात्र दान लेंगे। हम कितने पात्र देने हैं तो बताया कि करीब 30-35 सामनेरियां बनेंगी। ठीक है, हमने पता किया वहाँ पर सारनाथ में, बोधगया में पात्र कितने का मिलेगा, तो पता चला पात्र जो है 2500 रुपए से लेके 9000 रुपए तक मिल रहा है। तो इतना महंगा पात्र क्यों हो, तो पता चला पात्र यहाँ बनता नहीं है, पात्र थाईलैंड से आता है, पात्र श्रीलंका से आता है, पात्र म्यांमार से आता है, पात्र वहाँ बनता है। तो मेरा मन सच में बड़ा द्रवित हो गया कि भगवान का धम्म तो इस देश से गया गया, पात्र भी इस देश से चला गया। मेरे मन के अंदर संकल्प की लहर उठी कि हम पात्र अपने देश में बनवाएंगे। लेकिन ऐसा होता है ना कि भावुकता में इंसान सोच तो लेता है, ये हंसी खेल थोड़ी है। अब मैं पात्र बनाने के लिए चला तो उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी कही जाती मुरादाबाद, और दूसरा है अलीगढ़, जहां मूर्तियां और पीतल के फैक्ट्रीज हैं। मैं वहां गया, मालूम किया तो पता चला कि इसका पात्र का डाई बनवाना पड़ेगा। पहले पात्र कहीं है ही नहीं, डाई बनवाना पड़ेगा। तो हमने कहा डाई बनवाएंगे। तो डाई कितने की बनेगी, तो 95,000 रुपए की सिर्फ डाई बनी। तो वो डाई और उससे एक सैंपल बना के जब हमने फेसबुक पर मैसेंजर पे अय्या को दिखाया तो उसमें उन्होंने कुछ कमी बेसी बताई कि ये ठीक नहीं बनी है। दूसरी डाई बनी, डाई बन के तैयार हो गई। तो अभी ये बात आ गई कि वो फैक्ट्री वाला बोल रहा है कि हम 150 पात्र तो बनाते नहीं हैं, कम से कम 1000 बनेंगे। अब है क्या कि संकल्प ले लिया है तो पूरा करना है। तो वो करीब 7-8 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। हमने कहा देखा जाएगा, जितने पात्र अय्या को दान करने उनको करेंगे, और नहीं तो बोध गया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग में सारे महासंघ को दान करेंगे। ऐसा मन में सोचा। और फिर अंततः हमने पात्र बनवाया, पात्र का स्टैंड बनवाया, पात्र की थाली बनवाई, पात्र को रखने के लिए एक झोला बनवाया, कपड़े का बैग, फिर उस सारी सामग्री को रखने के लिए थर्माकोल का एक डाई बनवाया, वो सारी सामग्री रखने के लिए एक बॉक्स दफ्ती का बनवाया, उसके ऊपर समन्वय सेवा संस्थान ऐसा प्रिंट कराया। वो सारा की सारी सामग्री जो 2500 में सिर्फ पात्र मिल रहा था, ये सारी सामग्री हमको 2000, 2100, 2200 ऐसे आसपास पड़ गया। और वो पात्र हमने इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के महासंघ को भी दान किया। वो पात्र हमने वहाँ पूज्य अय्या को भी दान किया। वो पात्र हमने महाबोधि सोसाइटी को भी दान किया। जब इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के महासंघ नायक पूज्य भंते डॉक्टर चरण सुथी, उन्होंने कहा ये अब तक की हमें भारत ने मिला हुआ सबसे बड़ा संघदान है। और हमारे मन का ये संकल्प पूरा हुआ कि हम भगवान का पात्र वापस भारत लाएंगे। तो भारत में पात्र वापस आ गया। ये एक बड़ा काम हुआ।
और हमारे मन का संकल्प है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धम्म दीक्षा के 70 साल पूरे हो रहे हैं 2025 2026, तो 2026 में 70 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हमने वहाँ बोध गया में पूज्य भदंत ज्ञान ज्योति जी उस समारोह में मौजूद थे। वहाँ हमने संकल्प लिया कि आने वाले 2025 और 26 में बाबा साहेब की दीक्षा के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग का आयोजक देश भारत होगा। मुझसे वहां भी एक प्रश्न किया गया और कल मुझसे यहां भी किसी ने प्रश्न किया कि ये जो भारत में यदि संगायन होगा, राजेश चंद्रा बार बार संगायन की बात कर रहे हैं, संगायन होगा तो संगायन तो सम्राट करते हैं, कोई सम्राट इसकी पहल तो करेगा तब तो होगा। ये बात सच है, इतिहास की जो परंपरा चली आ रही है, पहला संगायन सम्राट अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ, दूसरा संगायन कालाशोक के संरक्षण में हुआ, तीसरा संगायन अशोक के संरक्षण में हुआ, चौथा संगायन श्रीलंका में वट्टगामिनी के संरक्षण में हुआ, पांचवा संगायन सम्राट मिंडो मिन के संरक्षण में बर्मा में हुआ, लेकिन छठा संगायन एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा हमारे लिए। जब भगवान बुद्ध ने जब अपने महापरिनिर्वाण के पहले बोला ना आनंद को कि छोटे मोटे शीलों को समय के मुताबिक बदल लेना, बताने वाले सुनने वाले दोनों प्रबुद्ध लोग हैं। उन्होंने बताया नहीं कि कौन से बदल लेना और उन्होंने पूछा भी नहीं कौन से बदल लेना, और संगीति में इस बात को लेके महाकाश्यप की तरफ से आनंद को डांट भी पड़ी, लेकिन उन्होंने एक ओपन विंडो दी दुनिया के बौद्धों को, उनको एक स्वतंत्रता दी, जब जैसी आवश्यकता पड़े लोकहित जनहित में। छठा संगायन बर्मा के प्रधानमंत्री ऊ नू के संरक्षण में हुआ है, सातवां संगायन भी प्रधानमंत्री के द्वारा होगा। सम्राट की परंपरा दुनिया से विदा हो चुकी है, अब सरकारें करेंगी। और ये ऐसा नहीं कि ये संगायन होगा तो ये भारत के दलितों के हित की बात है, ये भारत के हित की बात है। अभी आज की तारीख तक आज़ादी की इतने साल के बाद भी भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर नहीं पाया है। जिस दिन भारत अपने आप को बौद्ध संरक्षक देश घोषित करेगा, सारे बौद्ध देश उसके साथ खड़े होंगे, सारे बौद्ध देश उसको वोटिंग करेंगे। ये भारत के हित की बात है और हमें ये यकीन है, ये जो देश है ना भारत, ये नागपुर से चल रहा है और आगे भी ये नागपुर से चलेगा। अभी 1925 वाले नागपुर से चल रहा है, इसके बाद 1956 वाले नागपुर की बारी आएगी। जब 1956 वाले नागपुर की बारी आएगी, भारत सच में विश्व गुरु होगा। हमें 1956 वाले नागपुर की तैयारी करते रहना है और ये जो 2 दिवसीय पाली साहित्य सम्मेलन यहाँ हुआ है, ये उसी की तैयारी है। पाली सीखकर अगर बौद्ध बनने की मंशा है, पाली के जरिए हम उस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, तो केवल पाली के अध्ययन से तो होने वाला नहीं है। सीखे जरूर, लेकिन अपने जीवन की कुछ सच्चाइयां और भी हैं, हमारी प्रायोरिटीज और भी हैं, जिस प्रायोरिटी की तरफ पहले ध्यान देना पड़ता है। और बुद्ध ने स्वयं इसलिए कहा है कि बुद्ध का वचन जो है संस्कृत में अनुवादित करने की इच्छा उस वक्त के उनके शिष्यों ने प्रकट की थी, और बुद्ध ने उनसे कहा था कि नहीं, जो भिक्षु करेगा उसको दुक्कट का दोष लगेगा। पाली विनय पिटक में लिखा हुआ है, दुक्कट है, दुष्ट कर्म है, उसका बुरा कथन है। तो बुद्ध की शिक्षा जनता की जो भाषा है, जिस भाषा में वो समझ सकता है, जान सकता है, सोच सकता है, उसी भाषा में करना चाहिए। बुद्ध ने भाषा का कोई महत्व जतन नहीं किया।
जैसे संस्कृत वाले कहते कि ईश्वर की वाणी है, बुद्ध ने नहीं कहा ये। यहां तक संशोधक कहते कि बुद्ध के जमाने में क्या बुद्ध सिर्फ पाली में बोलते थे? वो तो मागधी भाषा थे। मागधी में काफी अंतर है। अर्ध मागधी भी हम जानते हैं, जैन संप्रदाय की वो भाषा है। मागधी में परिवर्तित हुआ, वो आखिर पाली बन गई। पाली तो भाषा का नाम है, भाषा का नाम नहीं है, वो तो पंक्ति कहा जाता है। तो ये सब इतिहास ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि पाली जरूर सीखे, लेकिन उस सीखने पर हमारा बौद्ध बनना निर्भर नहीं है। उसके लिए हमें अतिरिक्त काम करना चाहिए, और अतिरिक्त काम ये है कि हम पहले बुद्ध धम्म संघ को सही ढंग से जाने और ये निश्चय कर ले कि क्या उसी रास्ते से हमें चलना है। ये जब निश्चय हम करते हैं, पूरी जानकारी हासिल करने के बाद हम निश्चय करते हैं, ठान लेते हैं, उस संस्कार को ही धम्म दीक्षा कहा जाता है। गौर से सुनिए, धम्म दीक्षा जानबूझकर लेनी पड़ती है। जन्म से तो कोई बौद्ध हो ही नहीं सकता, दैट इज आउट ऑफ इट। जो लोग बौद्ध खुद को जन्म से बौद्ध कहते हैं, हम उसको बौद्ध नहीं मान सकते। 100% गलत है। सोच समझकर, जानकर और ठानकर उसने बुद्ध और धम्म संघ को कबूल करना चाहिए, तभी वो बौद्ध हो सकता है। और इसलिए बाबा साहब ने दीक्षा पर जोर दिया और कहा कि जो दीक्षा नहीं लेंगे उनको बौद्ध नहीं माना जाएगा। कृपया इस बात को आप ध्यान में रखिए। यू विल हैव टू डू दैट एंड नथिंग एल्स। नंबर 2 की बात है, जातिवाद कायम रखने के लिए जो कुछ इलाज किए गए, जो साजिश से रची गई, उसमें नामकरण एक बहुत भारी साजिश है। और इसलिए बाबा साहब ने 1924 में पहली बार वार्षिकी सभा में नामांतरण की घोषणा की थी कि हमें नामांतरण करना होगा। बाद में वो बिल्कुल कहते रहे, केवल धम्म परिवर्तित करने से बात नहीं होगी, धर्म परिवर्तन से बात नहीं होगी, धम्म स्वीकार करने से बात नहीं होगी, नामांतरण भी करना चाहिए। मेरे सामने सवाल ये है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं इसको? व्हाई नॉट? और महाराष्ट्र में कितने कुछ गंदे नाम हैं। ये गंदे नाम भी मुझे तो सुनना भी अच्छा नहीं लगता, कहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बगैर कहे लोग भी समझ नहीं पाते, अब करें क्या। माफ करें, मैं एक उल्लेख करूंगा, लेकिन माफ करें पहले, इसके लिए अपमान करने के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। क्या बौद्धों में डुकरे नाम का सरनेम है? और इस नाम को सुनने के बाद उस आदमी को कौन सी प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, कौन सा बड़ेपन प्राप्त होता है? सुनने वालों को कैसे लगता है? मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत ही दुख होता है कि इस तरह से नाम बहुत कैसे चला सकते हैं। अरे कोई ऑफिसर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई ऊंचे पद पर होगा, कोई कलेक्टर भी होगा, और उसका नाम का बोर्ड आदमी पढ़ेगा आने वाला, उसके दिमाग में उसकी कौन सी प्रतिष्ठा रहेगी? ये बड़ा उच्च पदस्थ आदमी है, बड़ा अधिकारी है, वो तो कह रहे हैं तो बिल्कुल फालतू है। आप समझ ले इस बात को, कृपया इस बात को समझ ले। मैं जोक नहीं कर रहा हूं। हर बौद्ध ने नामांतर करना जरूरी है, हर बौद्ध ने करना चाहिए। अगर नहीं करते तो कृपया बौद्ध मत बने। जातिवाद को पकड़ कर रहे हैं, उसमें जीते रहे या मर जाए। बाबा साहब ने जी जानकर कहा कि नामांतर क्यों नहीं किया हमने। हर शिक्षित आदमी ने सवाल खुद को पूछना चाहिए कि मैंने जातिवादी नाम को क्यों नहीं त्यागा, बाबा साहब की बात क्यों नहीं सुनी। यू विल हैव टू डू दैट। क्यों नॉट गो अहेड। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, धम्मों को जानना परियति है, जानना है, समझना है।
उस पर भी मैं कुछ कहने जा रहा था, लेकिन समय न होने के कारण उस पर भी भाष्य नहीं करूंगा। परियति कैसे आत्मसात की जाती है, सीखा कैसे जाता है, शिक्षा की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से ऑपरेट होती है, यह सब बुद्धिज्म में आया है। इसके बारे में कहने वाला था, लेकिन समय नहीं होने के बाद बारे में नहीं कहूंगा। एक बात जरूर ध्यान में रखिए, सीखना एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, सिर्फ आदमी में है। अन्य प्राणियों में हार्ड वायरिंग होता है, सिर्फ मनुष्य प्राणी जिसमें सॉफ्ट वायरिंग होता है। ये मगज की बात है। उस साइंस के बारे में दो शब्द बोलना चाहता था, वक्त को देखकर नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ही अर्थ उसका एक है कि आदमी जन्म से लेकर मृत्यु के क्षण तक सीख सकता है, परिवर्तित हो सकता है। और इस परिवर्तन को जानकर ही बुद्ध ने बहुत भारी शिक्षा दी है दुनिया को, अनिच्छ। सब अनित्य है, हम तो अलग ढंग से समझते हैं, लेकिन बुद्ध की भाषा है सब परिवर्तनशील हैं। हम परिवर्तनशील हैं, हर चीज दुनिया की परिवर्तनशील है, नष्ट कुछ नहीं होता। विज्ञान हमको आज कहता है कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड। ये बुद्ध ने बात कही है। हमारी जिस तरह से एनर्जी प्रकट होती है, इट इज नेवर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म। उसमें बदलाव आ जाता है, अलग तरह से वो विद्यमान होते हैं। पानी का ही बर्फ हो जाता है, बर्फ की भाप हो जाती है, भाप की हवा भी हो जाती है, और इनसे फिर पानी भी आ जाता है। एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड। तो मनुष्य की अपनी चेतना शक्ति इज नेवर डिस्ट्रॉयड, उसमें परिवर्तन आता है मरते दम तक। और इस अनित्य की शिक्षा को समझना आवश्यक है। केवल ध्यान करते वक्त अनित्य अनित्य कहकर खुश नहीं रहना चाहिए। क्या मैं बदल रहा हूं? क्या मुझे परिवर्तन हो रहा है? कल जैसे था क्या वैसे आज हूं? कौन सी कमी है मुझ में, कौन सी कमजोरी है? हर दम सोचते रहें, हर दम जानते रहें। इसको ही पाली में कहा है चिंतमया पय्या। चिंतन किसका करोगे? मनन किसका करोगे? ये खुद के बारे में चिंतन करना है कि मैं कैसा हूं, मुझ में कौन सा परिवर्तन आना चाहिए, कौन सी ज्यादती है या वगैरह सब। ये बहुत ही आवश्यक है। अनिच्छ को जानना भी आवश्यक है। अब वक्त के अभाव से इसका भी और मैं खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन आपको तीसरी बात इसको लेकर करनी है कि बुद्ध का धम्म प्रत्यक्षात परिवर्तन की बात है, और हम में वो परिवर्तन स्थापित होना चाहिए। और वो स्थापित होने के लिए हमने कम से कम हफ्ते में एक बार उपोषित करना ही चाहिए। इसके बारे में बहुत कुछ बातें करने वाला था, लेकिन बंती जी से बात कीजिए बाद में, आप किसी से भी समझ लीजिए उपोषित की आवश्यकता क्या है। और बाबा साहब ने अपने ग्रंथ के बुद्ध और उनके धम्म में 5वें खंड में साफ तौर पर लिखा है कि हर बौद्ध आदमी ने हर सप्ताह में अष्टशिलों का ग्रहण करते हुए उपोषित का पालन करना चाहिए। स्पष्ट रूप से रहा, लाखों लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अमल में कौन लाएगा? लगभग कोई अमल में नहीं लगता। बौद्धों की पहचान होनी चाहिए कि बौद्ध परिवार में अष्टशिलों का पालन किया जाता है हफ्ते में एक बार। ये बौद्धों की पहचान है। हमने इस पहचान को साफ स्पष्ट नहीं किया। क्या ये करने के लिए हमें पाली सीखने की आवश्यकता है? जन्म से लगी हुई आदत है।
इसको हम दूसरे भाषा में स्वार्थ कहते हैं, और इसलिए मुट्ठी खोलना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन कुछ शिक्षा पाने के बाद, कुछ अनुभव लेने के बाद आदमी में सुधार हो जाता है। उसका जो माइंड है और जो मगज है, उसके जो कनेक्शंस है वो बदल जाते हैं। ये मैं बहुत समझाने वाला बात था, लेकिन समय नहीं है। तो ये परिवर्तन आ जाता है और फिर वो दान देने के तैयार हो जाता है। इस तरह से दान देता है, भाई मुट्ठी को खोल दिया, अभी छोड़। देने की इच्छा होती है, लेकिन देने की इच्छा होते हुए भी पाने की इच्छा खत्म नहीं होती। देने की इच्छा होते हुए भी पाने की इच्छा खत्म नहीं होती। इसलिए हम देते हैं ऐसा, भाई ले लो, उठा कर लेगा, लेकिन कुछ तो देना भी है ना। ये हाथ पीछे नहीं आएगा, कुछ देना पड़ेगा। तो नाम दे दो, बड़प्पन दे दो, कुछ ना कुछ हमको दे दो। तो कुछ पाने के लिए, नाम पाने के लिए, या फेम प्रसिद्धि जो कहते हैं हम लोग, मशहूर होने के लिए, कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से हम देते हैं। गौरवान्वित होना चाहिए। ये दान देने की इच्छा बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्धिज्म में दान दिया जाता है इस तरह से, मुट्ठी तो खुली, जो दिया दे दिया, लेने का नाम नहीं, बात खत्म हो गई। बाइबल ने कहा है कि दाहिने हाथ से दिया तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। ये दान देने के बौद्धों की नीति है, और दान एक इकोनॉमी है। बाबा साहब ने इस इकोनॉमी का पुरस्कार किया है। दुर्भाग्य है कि भारत में बाबा साहब को जानने वाले लोग इस इकोनॉमी को आज तक नहीं समझ पाए, लेकिन उस पर अमल करने की आवश्यकता है। हम उस तरह से कोशिश जरूर कर रहे हैं। You can call that Buddhist economy, but that is an economy which we must follow, we must understand. क्योंकि हमने बाबा साहब को ठीक समझा नहीं, उनके विचारों को ठीक से अपनाया नहीं, उनको प्रत्यक्षात उतारा नहीं, इसलिए हमारा पिछड़ापन कायम रहा है। हम जहाँ की वहाँ हैं, जैसे कि वैसे हैं, परिवर्तन के बारे में बिल्कुल शून्य हैं। तो आज मुझे बौद्ध समाज दिखाई है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है, विशेषताएं क्या हैं, कौन से सद्गुण हैं, कौन सी खासियत हैं बौद्ध समाज की। क्या कह सकते हैं हम कुछ? बिल्कुल नहीं कह सकते। और अंतिम सवाल इतना ही करूंगा क्योंकि समय है, इज रनिंग आउट। अंतिम समय यही करूंगा कि बाबा साहब ने कहा था कि ये जो लोक जनतांत्रिक व्यवस्था यहाँ निर्माण हुई है, उसको अगर बरकरार रखनी है तो इस एक ही विचार के, इस सोच के लोगों का संगठन होना चाहिए और उसका अधिक विस्तार होना चाहिए। इनकी संख्या जितनी बढ़ेगी, उस संख्या पर इस देश का संविधान अवलंबित होगा। तो बौद्ध विचारों की जनसंख्या क्या हमने बढ़ाई? हमने नहीं बढ़ाई। ये मैं ये सोचा था ना, इसलिए मैं परिषदों में जाता नहीं। मैं सही कहता हूँ, केवल आग्रह हुआ और बहुत नजदीकी लोगों ने आग्रह किया, मैं इसलिए मैं आया हूँ। क्योंकि जो कहना है और जो सिखाना है, भिक्षु का काम सिखाना है। अगर वो संतोषपूर्वक शिक्षा नहीं दे पाया तो उसका कंपन है, वो उसका क्या कहे कि हम इस नॉन परफॉर्मेंस। तो क्या बौद्ध बनने के बाद हम एक विचार के लोगों का निर्माण किया है, संगठन किया है? नहीं किया। क्यों बौद्ध समाज संगठित नहीं है? आप स्वयं से पूछिए, क्यों नहीं है? अगर बुद्ध धर्म को अपना कर भी अगर बौद्ध संगठित नहीं हो रहे हैं तो उसका अर्थ क्या है? केवल दो अर्थ हो सकते हैं। ये तो बुद्ध धर्म काम का नहीं है, सीधी सी बात। अगर बुद्ध धर्म काम का नहीं, ये गलत है, तो फिर आदमी में कोई कमजोरी है। तो क्या इस कमजोरी को हम देखना चाहते, समझना चाहते और हटाना चाहते या नहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास है।
पुनः भाई और बहनों, अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमें बौद्ध बनने के लिए ढेर सारी बातों को अपनाना जरूरी है, समझना जरूरी है, प्रत्यक्ष तो करना है। और वो करने का काम, एक अंतिम बात, केवल सेमिनरी के माध्यम से हो सकता है, बाबा साहब जानते थे। 1954 में उन्होंने दीक्षा लेने के 2 साल पहले सेमिनरी बनवाने का प्रकल्प किया था। ब्रह्मदेश के भिक्षु संघ को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। बेंगलोर में उन्होंने जगह प्राप्त की थी, वहाँ पर वो सेमिनरी स्थापित करना चाहते थे। और सेमिनरी स्थापित करने का अर्थ ये है जो मैं अभी बता रहा हूँ, कि वहाँ प्रैक्टिकल बौद्ध बने, आचरणशील बौद्ध बने, उनकी मानसिकता परिवर्तित हो जाए और वो सारे दुनिया को परिवर्तित करने की क्षमता स्थापित करें। ये बहुत गंभीर प्रशिक्षण है। बगैर इस प्रशिक्षण के अच्छे भिक्षु निर्माण नहीं हो सकते, भिक्षुनियाँ निर्माण हो नहीं सकती, और उपासक उपासक भी निर्माण नहीं हो सकते। और दुर्भाग्य की बात है, बाबा साहब ने 1954 में सेमिनरी की स्थापना करने की बात कही थी, उनके पश्चात वो काम किसी ने नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। इसका प्रारंभ पहले किया था भदंत आनंद कौशलायन जी ने, वो भी उनका विहार स्थापित करते वक्त, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद कुछ लोगों ने भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बनाए। भिक्षु ट्रेनिंग अलग है, और उससे पहले बौद्ध बनने का ट्रेनिंग पहला है। तो बौद्ध कैसे बने, किस मानसिकता से बने, इस तरह से बहुत सारा प्रशिक्षण जो है सेमिनरी के माध्यम से दिया जाता है। और दुर्भाग्य की बात है, आज भी भारत के लोग सेमिनरी समझ नहीं पाते, बिल्कुल समझ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट सेमिनरी इज, व्हाट इट मीन्स। बाबा साहब की इच्छा थी कि बौद्ध सेरेमनी यहाँ होना चाहिए, और उन्होंने उसके लिए प्रयास किया था। यह बात सच है कि हम, बाबा साहब ने हमें बौद्ध धम्म की दीक्षा दी, हम बौद्ध बने, लेकिन क्या सही माने में हम बौद्ध बन सके हैं क्या, इसके बारे में हमने हमारे दिल से ही बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए। कहने का मतलब इतना है, किसी ने कहा कि बाबा तुझ्या मताचे 4 लोक असते, बाबा तुझ्या मताचे 5 लोक असते, तलवारीचे टोक न्यारेच असते। क्षमा करा मला। 5 हा पंचशीलचा शब्द आहे, त्याचं महत्व अधिक आहे। परंतु आज जेव्हा आपण या ठिकाणी पाली भाषेवर चर्चा करतो आहोत, तर मला आठवण येते त्या योद्ध्यांची, ज्यांनी या भाषेसाठी अत्यंत कष्ट या ठिकाणी केलं, आणि पाली भाषेचं महत्व, त्याची ओळख या नागपूरच्या नगरीतनं अख्ख्या देशाला करून देण्याचा प्रयत्न केला। त्यामध्ये मी विसरू शकत नाही स्मृतिशेष डॉक्टर भाऊ लोखंडे, डॉक्टर बालचंद्र खांडेकर, आणि विशेष म्हणजे पूज्य भदंत आनंद कौशल्याजी। त्यांनी याची नीव ठेवली या ठिकाणी, आणि केवळ या भाषेचं महत्व पटवून दिलं नाही, तर त्याला प्रस्थापित करायला त्यांनी मोठं कार्य केलं। पाली भाषेचं ट्रान्सलेशन हिंदीमध्ये, त्याची मला वाटते एक अनुवाद त्यांनी या ठिकाणी केला, और पाली भाषा जो है उसकी डिक्शनरी भी उन्होंने बनाई, पाली हिंदी की, जहां तक मैं समझता हूं। पालीचा अर्थ जर खऱ्या अर्थाने सच देखा जाए तो भारतीय इतिहास, बौद्धों का इतिहास और हमारी संस्कृति अगर हमें समझनी है
तो हमें पाली भाषा समझना आवश्यक है। मैं जब बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स पे डॉक्टर आगलावी जी को पता है डिलीट के लिए तैयारी कर रहा था, मैंने कर रहा हूं अभी भी, और मुझे जब सिल्क रूट के बारे में जानकारी चाहिए थी तो मैंने कोशिश की कि पाली भाषा के ग्रंथ में मैं उसे ढूंढूं, क्योंकि मेरी समझ से अगर संसार में व्यापार अगर अच्छे तरीके से बढ़ गया और भारत में सबसे ज्यादा खुशहाली अगर कभी रही होगी तो वो केवल और केवल बौद्ध काल में रही है। इसलिए मेरा उसके तरफ आकर्षण काफी रहा। पाली में तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक बनाया, जो धम्मोपदेश उन्होंने आम लोगों को दिया। उस त्रिपिटक के माध्यम से एक बुद्धवाणी के रूप में हमें पाली भाषा समझ में आई है, और उसके कई सूत्र रहे। और सम्राट अशोक जी ने भी अपने शिलालेख में धम्म यह शब्द का जो उपयोग उन्होंने किया वो पाली भाषा से ही आया है, और उसे हम धम्मलिपि भी कहते हैं। इसलिए पाली भाषा ही बुद्ध की भाषा रही है। यहाँ बदंत गुनसरी जी ने कहा कि मगधी भाषा वहाँ की बोली उस समय रही है, यह सच है। एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते यह बात मैं अच्छी भांति जानता हूं, लेकिन मैं यह कहना यहाँ चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमें केवल दीक्षा नहीं दी, वही रुके नहीं बाबा साहब। तो बाबा साहब ने इस देश को संविधान देते वक्त हमें द बुद्ध एंड हिज धम्मा यह ग्रंथ भी दिया, और उस ग्रंथ को देते वक्त उसी के साथ साथ उन्होंने पाली व्याकरण और शब्दकोश भी हमें दिया है। और जहां तक मेरी समझ है उस समय बाबा साहब की उम्र मेरे ख्याल से 50-55 के करीब रही होगी। तो जो बंते जी ने मेरे पहले कहा, मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं लगती है, उसके लिए इच्छा शक्ति लगती है। और उन्होंने 1940 के बाद उसका यहाँ पे निर्माण कर हमें वह ग्रंथ दिया है। मैं इस ग्रंथ की तुलना 1755 में जो शैमुअल जॉनसन इन्होंने जो शब्दकोश अंग्रेजी का बनाया था उससे तो करना चाहूंगा नहीं, क्योंकि उसमें और इस शब्दकोश में बहुत अंतर है। डॉक्टर जॉनसन ने अंग्रेजी का जो शब्दकोश लिखा उसे एक जागतिक भाषा के रूप में जरूर देख रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने जब पाली का शब्दकोश लिखा तब पाली यह भाषा नजदीक पास एक मृत भाषा रही है, और उस समय उन्होंने उसका शब्दकोश यहाँ हमें दिया है। और वहाँ के कई शब्द ये प्रवाह में थे भी नहीं, उसके अर्थ नहीं मालूम थे, उसकी वाक्य रचना हमें समझ नहीं रही थी। एक महाकठिन काम उस समय बाबा साहब ने करके उस ग्रंथ के 4 प्रमुख भाग जो है, पहला भाग है पाली का अंग्रेजी में शब्दकोश, दूसरा है पाली मराठी का, और अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी इन भाषाओं में वो शब्दकोश विस्तारित हुआ है। और तीसरा जो भाग है पाली व्याकरण, और चौथा जो है बौद्ध पूजा पाठ। जहां तक मैं समझता हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन कई वाक्य रचनाएं और जो संवाद वहां रहे हैं
दो लोगों के बीच में एक घरगुती और दूसरा व्यावसायिक संवाद पाली भाषा में कैसा किया जाए, यह बाबा साहब ने दिखा दिया। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, यह ग्रंथ लिखते वक्त बाबा साहब ने निश्चित रूप से त्रिपिटक का अभ्यास किया होगा और उसी की साक्ष्य जो है उनके हर पृष्ठ पर यहां हमें नजर आती है। इसलिए जो भगवान बुद्ध के विचार है आज के हमारे युवकों को काफी प्रेरणादायी है और महत्वपूर्ण भी है। प्राचीन भारत का इतिहास कई वर्षों में अंधकार में रहा। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात कई घटनाओं की संगति यहाँ पर हुई, लेकिन उस माध्यम से जो बातें सामने आनी थी संसार के सामने वो नहीं आ सकी, लेकिन उसको लाने का काम आज हमारे लोगों ने यहाँ किया। उसके लिए निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं यह भी नहीं भूलूंगा कि जब मैं पहली बार विधायक बना तो मैंने विधानसभा के अंदर उसके ऊपर कॉलिंग ऑफ अटेंशन लगाया था, लक्ष्यवेदी सूचना जिसे कहते हैं कि पाली विद्यापीठ होना चाहिए। मुझे याद है स्फूर्तिशेष बबन लवात्रे जी हमारे दलित पैंथर के नेता रहे, वो उनके आखिरी दिनों तक के पाली विद्यापीठ बनना चाहिए इसके लिए आंदोलन करते रहे, कई पर्चे निकालते रहे, बात करते रहे। आज हमें हमारी नई पीढ़ी को इसकी जरूरत है। मैं तो धन्यवाद इसलिए भी भदंत आनंद कौशल्यान के साथ साथ राहुल सांस्कृत्यायन को भी देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने भी इस पर बड़ा काम किया है, पाली भाषा में ग्रंथ भी बनाए हैं जहां तक मैं समझता हूं, मेरे पढ़ने में जो आया है, सॉरी टू से। लेकिन इस भाषा ने हमारे विदर्भ के कई लोगों को रोजगार भी दिलाया है शिक्षा के साथ। मैं ऐसे ऐसे चेहरों को जानता हूं कि जो महाराष्ट्र निकलकर महाराष्ट्र के कोने कोने में अलग अलग विद्यापीठ में पहुंचे हैं। एक बार तो पुणे विद्यापीठ में जब पाली भाषा उसके करिकुलम में लाना था और वो लाया नहीं जा रहा था, तब मुझे याद नहीं है, उनको आंखों से दिखता नहीं, वे प्राध्यापक प्रोफेसर हाँ बरोबर है, करेक्ट। तो वो डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि इस पर काम करना है और मैंने उनको उस समय सम्मति सरकार से दिलाई थी। मेरा योगदान रहा उसमें पाली भाषा में उस समय, आज भी वे याद करते मुझे। तो इस भाषा का महत्व बताते वक्त मैं ये बताऊंगा कि मैं एक बार यूपी में गया और यूपी में एक विद्यापीठ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वहां पर डॉक्टर खांडेकर जी की शिष्या चौहान, हाँ उसे जॉब मिला वहां पर। देखिए उस बच्ची को जिस नागपुर ने वैल्यू नहीं दिया, उसकी वैल्यू यूपी के उस विद्यापीठ ने की और वहां उन्होंने कई विद्यार्थी वहां तैयार किए हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ शिक्षा का महत्व बढ़ाते हुए हमने इस भाषा को भी अहम बनाने का प्रयास किया है। 2 दिवसीय अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। यह अनेक मायनों में अनूठा सम्मेलन हुआ और दिशा निर्देशक सम्मेलन है। यह सम्मेलन इस तरह का है कि जहाँ से हम कुछ ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, कुछ संकल्प लेकर जा रहे हैं, कुछ प्रेरणा लेकर जा रहे हैं कि इन संकल्पों को, इन कार्यों को हमें पूरा करना है। इन 2 दिन की चर्चाओं में हमने ये देखा कि हमारे समक्ष बहुत सारे विषय आए और ये विषय इस तरह के थे कि जिसमें अकादमिक चर्चाएं भी थी, सामाजिक चर्चाएं भी बहुत सारी हुई और कुछ
विहारी या पाली की दृष्टि से भी हमने चर्चा की। उसमें जिसको हमने एकेडमिक पाली, सोशल पाली और मोनेस्टिक पाली, इस 3 रूप में बांटा था और बहुत ही सार्थक चर्चाएं इन 2 दिनों में हुई। एक जो पूज्य भंते जी ने संकेत किया था हमें कि 7वीं धम्म संगीति की अनुगुंज घंटी बज गई है, और ये उन्होंने हमें सभी को एक जागृत करने की ओर इशारा किया है कि अब हमें जागने का अवसर आ गया है। क्योंकि 116 साल 117 साल में पाली के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य हुए हैं। उन कार्यों में एक कार्य ये भी हमें करना था कि बाबा साहब के जो अंतिम समय में उन्होंने वॉल्यूम 16 दिया, उसकी चर्चाएं बार बार हुई है। वो किस बात का संकेत है कि उन्होंने डिक्शनरी दी है, डिक्शनरी के साथ में हमें दैनिक व्यवहार की पूरी वाक्यावली उन्होंने प्रस्तुत की है। वो क्या कहना चाहते उस वाक्यावली को प्रस्तुत करके, उनका एकदम स्पष्ट संकेत है कि पाली भाषा को दैनंदिन उपयोग में हमें उपयोग लाना है। वो चाहते थे कि ये पाली मृत भाषा के रूप में न पहचानी जाए, अपितु श्रीलंका में जिस तरह से विहारों में पाली संवाद की भाषा है, संचार की भाषा है, उसी तरह से यह लिंग्वा फ्रैंका बने, आम बोलचाल की भाषा बने। और इसका संकल्प हमें अब ले लेना चाहिए, क्योंकि जब 7वीं धम्म संगीति होगी, जैसे कि आचार्य राजेश चंद्रा जी ने बहुत ही विस्तार से बताया, तो उस समय हम में से बहुत बड़ी संख्या में पाली को समझने वाले विद्वान तैयार होने चाहिए। एक टीम तैयार होनी चाहिए भारत में, 10-20 नहीं, 100-500 भी नहीं, हजारों लाखों लोग इस तरह के तैयार होना चाहिए जो कि पाली त्रिपिटक को बहुत अच्छी तरह से समझ सके, समझा सके, शिक्षित कर सके, प्रशिक्षित कर सके। तो उस दृष्टि से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और उन्होंने यह भी निर्देश किया था कि अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन जो 2025 में होने वाला है, उसका प्रतिनिधित्व भी, उसका नेतृत्व भी भारत करने वाला है। तो उस दृष्टि से भी हमको बहुत सारी तैयारियां करने की आवश्यकता है। और उन तैयारियों में एक जो घट्ट है वो ये है कि लखनऊ में इसी तरह का अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन अगले वर्ष होने जा रहा है। और हमारे जो बड़े लक्ष्य होते हैं, उन बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की, क्योंकि एक साथ बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यदि उसको हम छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दे, छोटे छोटे घटों में विभाजित कर दे, तो वो बड़ा लक्ष्य भी हम पा सकते हैं। तो पहले तो हमारी तैयारी यहाँ जो अगले साल होने वाला अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन है, उसकी दृष्टि से होना चाहिए कि उस कार्यक्रम को यदि हम सक्सेस करते हैं तो उसके बाद वाला अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन का कार्यक्रम भी सफल होगा और फिर हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो 7वीं धम्म संगीति की तैयारी के अंतर्गत एक विषय जो बार बार उठता आ रहा है और मैं अपने अकादमिक कार्यों के कारण, व्यस्तताओं के कारण उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पाया, मैं आज यहाँ पुनः संकल्प लेता हूँ कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस पावन ग्रंथ का पाली भाषा में अनुवाद मैं इसी वर्ष पूरा कर लूँगा और इसका 6 दिसंबर को लोकार्पण होगा, ऐसा मैं संकल्प आप सभी के बीच करना चाहता हूँ। एक बात जो मैं आप लोगों के मध्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ये जो मुझे अभिनंदन का पुष्प मिला है, यह मैं हमारे स्वागताध्यक्ष माननीय विलास गजघाटे सर को प्रदान करना चाहता हूँ, जिन्होंने इच्छा जाहिर की कि दीक्षा भूमि पर पाली प्रशिक्षण
संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये हम सबके लिए एक बड़ा मैसेज है कि दीक्षा भूमि से पूरी दुनिया में, क्योंकि पाली भाषा बेशक बोली नहीं जाती लेकिन ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। भले ही इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः पाली भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। क्योंकि पूरी दुनिया में पाली भाषा भले ही कम मात्रा में बोली जाए, लेकिन इस पर सभी जगह अध्ययन अध्यापन चल रहा है, सभी जगह इस पर खूब रिसर्च हो रहा है, बहुत संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती है, सम्मेलन होते जा रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया का एक बहुत ही ज्वलंत एक विषय है, इसलिए पाली को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहेंगे। और ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो विषय रहते हैं, जो 2 दिन के जो कार्यक्रम हुए हैं, उसमें भी हमने जो जो क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपने ही आंसर डाले हैं उसमें, और क्वेश्चन का आंसर सही नहीं था। यानी अपनी ही बात, जो विषय रहता है, संदर्भ रहता है, उसके अनुकूल बात करने से उसकी प्रासंगिकता रहती है, नहीं तो रसभंग हो जाता है। वो हमें समझना चाहिए कि जो विषय है उसके अनुकूल हमें चर्चा वहाँ रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि विषय के अनुसार हमारे विद्वानों को अब तैयार होना है, अपना मानस बनाना है कि पाली को किस तरह से ये जो 50-60 सालों का जो गैप हुआ है, अब हमको उसको पूरा करना है। तो वो जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पर है। और विशेषतः सोशल पाली की जब बात करते हैं तो इतने सारे जो हमारे कार्यकर्ता बंधु यहाँ पहुँचे हैं, हमेशा आप मन में ये संकल्प लीजिए कि पाली का प्रचार प्रसार तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसका न संवर्धन कर सकते हैं न संरक्षण हम कर सकते हैं। क्योंकि पाली वो है जो हमें पाल रही है, हम उसको नहीं पाल सकते हैं, उतना हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। आप जानते हैं कि 1955 में प्रथम बुद्ध शासन समाप्त हुआ और 1956 में द्वितीय बुद्ध शासन शुरू हुआ है। और बुद्ध शासन के बारे में कुछ मान्यताएं हैं कि ये धीरे धीरे ये बुद्ध शासन अपने आप स्थापित हो जाएगा। इन 500 सालों में वो स्थापित होगा और सुनिश्चित रूप से होगा। हमारे प्रयत्नों से होगा ऐसा नहीं है, अपने आप होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महद अवसर पर हमारा जन्म हुआ है और इसके लिए हम कुछ अपनी सेवाएं दे सकते हैं, ये पुण्य लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। ये आप हमेशा अपने मन में संजो कर रखिए कि ये मुझे सौभाग्य मिला है कि पाली की सेवा मैं कर सक रहा हूँ। इस महान सद्धम्म की सेवा का अवसर, पुण्य लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है, तो इसकी सेवा में मैं अपने जीवन को लगा दूंगा। ये आपके मन में संकल्प होना चाहिए। इस पाली सम्मेलन के विषय में आपको एक बात और हम कह देना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की बहुत सारी समस्याएं हमारे बीच में आई है। आज से जो 150 साल के बीच में जो महान विद्वान हुए हैं, उनके बारे में भले ही प्राचीन आचार्यों के बारे में हमारे पास पर्याप्त जानकारियां है, लेकिन इन जो 150 सालों के अंदर जो महान आचार्य हुए हैं, उनके बारे में हमारी जानकारियां बहुत ही कम है। और कुछ तो ऐसे आचार्य हुए हैं जो कि बंगाल में हुए हैं और उन्होंने पूरे देश में प्रचार प्रसार का काम किया। उनके बारे में हिंदी में एक सामान्य लेख भी हमें प्राप्त नहीं होता है। बहुत बार ये दुर्दशा आती है। हाँ, कृपा शरण महास्थविर कितने बड़े स्थविर हुए हैं, लेकिन उनके बारे में हम एक लेख नहीं पा पाते। हमने पिछले दिनों एक ऑनलाइन पाली भाषा का पाली पखवाड़ा किया था, उसमें उनके ऊपर फिर हमने लेक्चर करवाए और उसके बाद हमें पता चला कि ये तो बहुत महान स्थविर थे और उन्होंने पाली को स्थापित करने के लिए, धम्म को स्थापित करने के लिए बहुत योगदान किया। यहाँ पर भी मैं महाराष्ट्र का एक संदर्भ आपके सामने देना चाहता हूँ कि मराठी
पाली मराठी की एक बहुत ही प्रसिद्ध डिक्शनरी है बाबा भारती की। सब लोग उसका उपयोग करते हैं, लेकिन बाबा भारती कौन है ये जब पूछा जाता है उनके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है, क्योंकि एकेडमिक्स में, एकेडमिया में इस तरह की चीज़ें आजकल नहीं हो रही है। हम देख रहे बहुत ही वहाँ पर निराशा का माहौल है। तो ये सब काम कौन करेगा? हम ही लोग करेंगे। ये सोशल पाली के अंतर्गत ही ये सारी चीज़ें आएगी। तो जब भी आपके पास इस तरह की जानकारियाँ आती है तो आप जरूर कुछ लेख लिखिए, उसको पब्लिश करिए और उसका संकलन जितना ज़्यादा हो सके वो करिए। और उसी तारतम्य में इस सम्मेलन का भी हम व्यवस्थित डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं और इसकी स्मारिका हम निकालना चाहते हैं। तो जिन जिन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं या जिनकी प्रस्तुतियाँ समयाभाव से नहीं हो पाई है लेकिन वो कुछ कहना चाहते हैं, तो वो अपने आलेखों को, यदि आपके शोध पत्र है तो उनको संदर्भों के साथ में, संदर्भ ग्रंथ सूची के साथ में, सहायक ग्रंथ सूची के साथ में, अच्छे फुटनोट्स के साथ में आप हमें यथाशीघ्र भेजिएगा। हम उसकी विस्तृत जानकारी आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है इस कार्यक्रम का, उसमें प्रसारित करेंगे। इसी तरह से जो अगले साल, अब मैं चाहिए के रूप में बात कोई करना नहीं चाहूँगा हर चीज़ ऐसा करेंगे। अगले साल जो हम लखनऊ में जो अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन करेंगे, उसमें न केवल उत्तर प्रदेश के, न केवल महाराष्ट्र के विद्वान और कार्यकर्ता बंधु रहेंगे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि बंगाल से भी, क्योंकि बंगाल भी हमसे संवाद करना चाहता है। बंगाल के बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं। तो बंगाल के लोगों से भी हमें जुड़ना है, वहाँ से भी हमें जुड़कर काम करना है। नॉर्थ ईस्ट से भी जुड़कर काम करना है। इसी तरह से साउथ इंडिया से भी जुड़कर काम करना है। लद्दाख के बौद्धों के साथ भी मिलकर हमें काम करना है और हिमाचल के बौद्धों के साथ भी मिलकर काम करना है। तो पूरे देश के बौद्ध जो है वो एकत्र होंगे और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग होगी उसमें इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि सब लोग एक जगह, पूरे देश के बौद्ध एक जगह आकर उस पावन त्रिपिटक चैंटिंग में वो उपस्थित होंगे। जो हमने 2 दिन तक बात की उसमें जो प्रमुख बिंदु है उन पर मैं दृष्टि आपकी केंद्रित करना चाहूँगा। समयाभाव है। हमारे जो कुछ बिंदु हमको लेकर जाना है, एक तो ये कि मैं कुछ दे रहा हूँ ये छोड़ देना है, मुझे ये भाग्य मिला है कि उसका सुपात्र बनना है, कि मुझे जो काम मिला है ये मेरे लिए बहुत ही पुण्य का अवसर है, उसके लिए मैं सुपात्र बनूंगा और अपनी सेवाएं इस सद्धम्म के लिए प्रदान करूंगा। एक तो ये विषय है। दूसरा है बच्चों को पाली सिखाने का काम अभी से हमको आरंभ कर देना चाहिए, है ना। आने वाले 50 सालों की तैयारियां हमें अब शुरू कर देना चाहिए। जैसे कल हमने पांदुर डिबेट की चर्चा की थी, है ना, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, उसको सामने रखना है हमेशा। तो बच्चों को पाली सिखाने के लिए अलग अलग तरह के टूल्स हम बनाएंगे। कुछ पुस्तकें पहले से तैयार है और स्कूलों में भी यदि वो पाठ्यक्रम में भी लग जाती है तो ये बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से चाहे बड़े स्तर पे हो या छोटे स्तर पर हो, चाहे प्रदेश के स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो या कुछ नहीं तो बुद्ध विहार के स्तर पर भी बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन जरूर करिए। उससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागेगा और फिर वो पढ़ने के लिए प्रवृत्त होंगे पाली भाषा का। तो ये चीज़ें आपको करना है अपने अपने विहारों में या जहाँ भी व्यवस्था हो सकती है। तो बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का, स्पर्धाओं का आयोजन करना है। अगले साल जो हम धम्मपद कंठपाठ स्पर्धा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने बताया था कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरस्कार प्राप्तकर्ता को हम 25,000, दूसरे को 20,000 और तीसरे को हम 15,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित की है। तो धम्मपद को, संपूर्ण धम्मपद को आप अच्छी तरह से कंठस्थ कराइए बच्चों को और वहाँ लेकर आइए। ये एक काम था। उसके बाद विहारों में संगायन का, जैसे लद्दाख के बौद्ध
जो है जब उनके पास में समय रहता है, खाली समय, जब कोई काम नहीं रहता, उस समय वो क्या करते हैं कि संगायन करते हैं। उसी तरह से बिहारों में ग्रंथों को लेकर संगायन का, उसके पाठ का जो है क्रम आरंभ करना चाहिए। और सामूहिक ग्रंथ पाठ की परिपाटी को अब हमें आरंभ कर देना चाहिए। समाज को पाली बेस्ड सोसाइटी बनाना है, पाली भाषा पर आधारित करके एक समाज का निर्माण करना है। इस दिशा में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और ये पाली ग्रंथों का जो हम पाठ करेंगे वो सस्वर पाठ होना चाहिए। जैसे कि क्योंकि हमारे पास ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ भी है पाली में, केवल त्रिपिटक है, त्रिपिटक तो है ही है, बड़ा पूज्य है, मान्य है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं जिसमें कि छंद शास्त्र का उत्तोदय हमारे पास है ना। तो इस तरह के ग्रंथों की मदद लेकर हमें एक अच्छी परिपाटी का आरंभ करना है। और जब भी किसी तरह का आह्वान होता है, हमें पूरी तरह से तैयार रहना है कि हम उसमें कुछ भाग ग्रहण कर सके, अपनी सेवाएं दे सके। हमने यहाँ पर जो समिति बनाई है, 9 समितियाँ, उसको कार्य रूप देने के लिए 24 और 25 तारीख को इसी महीने राष्ट्रीय ऑनलाइन पाली संगोष्ठी का हम आयोजन करेंगे। ऑनलाइन संगोष्ठी अगले हफ्ते, क्योंकि हमको जो निवेदन प्रस्तुत करने हैं वो अभी उचित समय है, क्योंकि ये साल का भी अंतिम समय है। इस समय यदि हम कुछ भेजते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट को हो सकता है कि सहमतियां मिल जाए। तो उस दृष्टि से भी जल्दी हमें 1 हफ्ते 10 दिन में ही बहुत सारी तैयारियां करनी है। इसलिए राष्ट्रीय ऑनलाइन पाली संगोष्ठी का 24-25 तारीख को हम आयोजन करेंगे। और इसी आयोजन में योग्य लोगों को चुनकर पूरी समितियां, हम जो बने हैं संगठन, उसकी पूरी समितियां हम सदस्यों को पूरा करके कार्य आरंभ कर देंगे। और एक काम और भी हमें करना है कि हमारी भाषा में पाली के ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को अभी आप शामिल करना शुरू कर दीजिए। आप कुछ भी लेख लिखते हैं या बात करते हैं तो उसमें पाली की शब्दावली, जैसे कि दयासागर बौद्ध जी इस बात को कह रहे थे, बड़ी सशक्त उनकी आवाज़ थी कि अब हमें इस दृष्टि में, यानी भाषा का भी हमारा संस्कार करके पालीकरण करना आवश्यक है। और इसी दिशा में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वैसे तो जिन लोगों ने ये 2 दिन का अखिल भारतीय पाली भाषा सम्मेलन का आयोजन किया है, वो किसी धन्यवाद या आभार के मोहताज नहीं हैं। कबीर महाराज कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये सम्मेलन का आयोजन किया है, नियोजन किया है, ये उन लोगों में से है। उन्होंने ये मशाल पाली भाषा साहित्य सम्मेलन को यशस्वी बनाने की, और इतना ही नहीं, अब तो ये पाली भाषा साहित्य सम्मेलन का एक माहौल ही आगे चल रहा है। जैसा अभी हमारे ये सम्मेलन के अध्यक्ष प्रफुल्ल जी गढ़पाल और उद्घाटक राजेश जी चंद्रा, इन्होंने इनके गले में जो माला पहनाई गई है, अगले साल लखनऊ में साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है। और ये जो कारवा है ये अभी आगे बढ़ रहा है। और फिर भी जो सम्मेलन में जो आया है, उनका जो बोलते हैं ना कि कबीरा खड़ा है बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। इसी लिहाज से मैं कुछ लोगों का जो है नाम लेना उचित मानता हूँ, और उसके बिना ये सम्मेलन का काम पूरा नहीं होगा। तो सबसे पहले इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष है प्रफुल्ल जी गढ़पाल, दिखते तो छोटे हैं, मूर्ति लहान कीर्ति महान, उनका काम वो तो है छोटा, लेकिन बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़े है। तो आपको ये पता चला होगा कि आज उन्होंने, जो बाकी सम्मेलन होते हैं ना, उनके में केवल ठहराव पास होते हैं, लेकिन हमारे ये सम्मेलन में आज के, जैसा किसी ने जिक्र किया कि शिवाजी महाराज का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान था, लेकिन उसके भी आगे 9 हो गए हैं। जैसा अकबर बादशाह का नवरत्न दरबार था,
वैसा ये हमारे नवरत्न समितियां है। और वो जैसा थोर अकबर ना उनका सम्राट था, वो सम्राट थे, उनका नवरत्न दरबार था। और ये जो नवरत्न समितियां यहाँ पे हुई है, ये पूरे भारत देश में, तो ये दूसरे बुद्ध शासन इसको कहा जाता है। और दूसरे बुद्ध शासन में ये पाली भाषा का जो आगाज इस नागपुर भूमि से भी शुरू हुआ है, वो अभी थमने वाला नहीं है। और इसीलिए वो मैं प्रफुल्ल जी गढ़पाल का मैं बहुत बड़ा ये चाहूँगा, धन्यवाद चाहूँगा, उनके आभार व्यक्त करूँगा। और आभार भी क्या, अभी वो तो लखनऊ में अभी आगे अगले साल में वो बड़ा ये करने वाले हैं, लेकिन हम सब आपके साथ है, हम आने वाले हैं लखनऊ में, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वैसे ही राजेश जी चंद्रा वो भी लखनऊ में है। ये जो है दो क्या बोलते महारथी है, वो इसके ये पाली भाषा का जो धम्मरथ ये जा रहा है, उसके वो दो क्या बोलते उसको घोड़े हैं। वो अभी वो उनके कंधों पर ये जो है ना, वो अशोक जो बोले वो ऐसे ही नहीं बुलाए गए उनको। ठीक है ना, वो तो पहले। तो ये राजेश जी चंद्रा जो है, अभी इन्होंने तो क्या क्या हमको बताए हैं, वो कल भी आज भी, तो ये इनका भी वो शुक्रगुजार करने वाला मतलब कहता हूँ, क्योंकि वो मुझे रहा नहीं जाता। तो इन्होंने, इन दोनों ने इस सम्मेलन को बहुत ये चार चांद लगा दिए हैं, और वो लगाने वाले ही है, साथ है, हम सब साथ है, और ये भी साथ है। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। और इस सम्मेलन में जो उद्घाटन सत्र में जो अतिथि आए थे, वो जैसा भदंत सुनीति जी, भदंत विनय रक्षिता जी, और ये जो आए थे और इन्होंने अच्छे विचार व्यक्त किए, और वो बड़ा ही उन्होंने हमको ये आश्वस्त किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहने वाले आज जो अभी जो जिक्र हुआ ना, नितिन राउत जी का नाम का भी बड़ा उनका जिक्र हुआ। तो नितिन राउत जी वो शख्स है जिन्होंने जैसा बुद्ध विहार समन्वय समिति हम बनाए हैं, तो नागपुर एक ऐसा शहर है कि पूरे देश में कि वो शहर में इतने विहार है, इतने बुद्ध विहार कहीं किसी शहर में नहीं होंगे। और वो बुद्ध विहारों में जैसा काम चलता है, बुद्ध विहार तो एक महत्वपूर्ण संस्था है। और इसी के साथ साथ उत्तर नागपुर में अभी अभी एक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हुआ है। वो तो देख के आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने तो देखा होगा नागपुर के लोगों ने, लेकिन रमेश चंद्रा जी राज और गढ़पाल जी, उनको भी मैं कहूँगा कि वो देखने लायक है। नितिन राउत जी ने वो 4 माले का बनाया है, और बहुत बड़े काम उस माध्यम से हो सकते हैं। और इनका सारा श्रेय नितिन राउत का है, नितिन राउत जी का है। और ऐसे ही उनको आगे बढ़ने के लिए ये सम्मेलन में वो आए हैं। उनको लगाव था, क्योंकि वो उद्घाटन सत्र में थे, उनका प्रोग्राम था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कल नहीं आ पाए, लेकिन आज आऊँगा। समापन सत्र में वो उपस्थित रहे, आपको उन्होंने मार्गदर्शन किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। और अब क्या कहना चाहिए, विलास जी गजघाटे, क्योंकि हमारे अशोक भाव ने कहा कि ये जो सम्मेलन है, बुद्ध विहार समिति ने वो आगे है, उन्होंने उसका आयोजन करने का पहल की है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये दीक्षा भूमि की स्मारक समिति, ये हमारी पितृ संस्था है। और ये पितृ संस्था के जय विलास गढ़घाटे जी है, इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष है। और स्वागताध्यक्ष के नाते उन्होंने जो जिम्मेवारी दी है, निभाई है, उनको कोई मेरे पास शब्द नहीं है, वो शब्दातीत है। ऐसे विलास जी गजघाटे, इन्होंने ये 2 दिन का 2 सम्मेलन बनाने में, ये जो बड़ा अपना हॉल है, ऑडिटोरियम है और परिसर है, और ये ऐसी ही बात नहीं है, इन्होंने पूरा सहकार्य किया है। सहकार्य भी नहीं किया, जो भी बैठकें हुई है उनकी अध्यक्षता उन्होंने की, उनका सारा सहयोग दिया। और वो सारे उनके समिति के लोगों के लिए विलास भाऊ का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह इसी स्मारक समिति के डॉक्टर प्रदीप जी आगलावे, भदंत नाग दीपंकर जी, और कौन है,
यहाँ पे दोनों ही उपस्थित है। हाँ, वो हाँ वो तो है, वो उपस्थित नहीं है, लेकिन यहाँ पे मंच पर जो उपस्थित है वो दो है। बाकी चंद्रशेखर मिश्राम जी है और भंते नाग दीपंकर जी है, वो उनको भी बहुत बड़ा श्रेय जाता है। और उनके ही माध्यम से, उनके ही योगदान से ये जो है ये पाली साहित्य भाषा का जो आंदोलन है, और उन्होंने कबूल ही किया है कि दीक्षा भूमि पे हम वो करने जा रहे हैं। पाली विद्यापीठ तो सही, लेकिन वो बुद्ध पाली का एक केंद्र बनाने वाले हैं, उससे ये बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और उनके भी लिए मैं वो उनका भी और ये स्मारक समिति के सारे सदस्यों का मैं शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर वो राजेंद्र कवि आ नहीं पाए हैं गवई, लेकिन उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इसी कड़ी में इस सम्मेलन को सफल बनाने में ये तो 2 दिन का जो सत्र चला और उसमें कुछ विषय थे, 5 सत्र हो गए। और उस सत्र के जो वक्ता थे, उस सत्र के जो अध्यक्षता जिन्होंने की, उनका भी मैं नाम लेना चाहता हूँ। इसमें ये डॉक्टर नीरज मोदी है, वो अभी नागपुर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के पाली तथा बुद्धिस्ट विभाग के वो प्रमुख है। वो उन्होंने एक सत्र की अध्यक्षता की जिसका विषय था पाली साहित्य का उगम और विकास और एवं वर्तमान। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और इस सत्र में, इस विषय में डॉक्टर सविता सुमेध जी कामड़े, डॉक्टर भिक्कू ये नहीं आए थे, तो इन्होंने मार्गदर्शन किया, तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। दूसरा विषय था बौद्ध पर्यटन, धम्मी लिपि एवं पाली भाषा के आयाम। इस सत्र की अध्यक्षता आचार्य सुधाकर चौधरी ने की, और उसमें राजेश चंद्रा जी और डॉक्टर धर्मपाल बौद्ध आए थे, नहीं आए थे, फिर भी दूसरा किसी ने भी ये किया, इसलिए और ठीक है। हाँ, तो उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। तीसरा सत्र था समाज में बुद्धवाणी के अध्ययन के प्रति रुचि। इसके अध्यक्ष थे आचार्य राजेंद्र भाल शंकर जी, नासिक के हैं। और इसमें डॉक्टर नीलिमा चौहान, माननीय दयासागर बौद्ध जी और डॉक्टर रमेश रोहित, इन्होंने उपस्थित रहकर हमको मार्गदर्शन किया। और उसी तरह कल शाम को एक नाटिका हुई यहाँ पे, अंगुलीमाल विजयम एवं बुद्धिस्ट नृत्य। और इसके लिए जो हमारी संचालन करता है अश्विनी मोडक जी, मैं उसको मोडक नहीं बोलता हूँ, जोडक बोलता हूँ। वो मोडक जरा अभी भंती जी ने बोला कि वो नाम जो है वो जरा बदलने चाहिए, तो आज मैं वो मोडक के बजाय जोडक बोलती हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया शाम को, एक नाटिका का ये किया। और गणवीर यानी गण का जो है गण, उसका वीर वो है, यानी अश्विनी गणवीर है। तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उसकी प्रस्तुति की। उसी तरह इसमें आचार्य सुधाकर जी चौधरी जो है, इनका भी बड़ा योगदान है। क्योंकि जैसा पहले दिन में हमने जो ग्रंथ क्या किया था, ग्रंथो अध्यागमना, मतलब ग्रंथ यात्रा जो हमारे मुख्य स्तूप से यहाँ तक आई, तो उसमें जो लेजिम पथक था वो 7 आर्ट्स जो है अकादमी, वो सदर में है और वो उनके स्कूल की है। वो लड़कियों ने बड़ा ही अच्छा वो कल प्रदर्शन किया। पंचशील का उसमें ये आया था, तो उनका भी, वो लड़कियों का भी हम शुक्रगुजार है। बहुत ही अच्छा उन्होंने वो प्रदर्शन किया था। उसी तरह जो चतुर्थ सत्र था, उस चतुर्थ सत्र के अध्यक्ष थे डॉक्टर प्रदीप आगलावे, यहाँ भी मौजूद है। और इसमें आज का वो सत्र था, उसमें धम्मचारी वो सुरजीत सिंह भी नहीं आए जैसे। हाँ, तो इसमें जिन वक्ताओं ने अपने विचार रखे उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और आखिरी का जो 5वां सत्र था, डॉक्टर कीर्तिराज लोनारे, ये तो बड़ा ही रोचक था। इनके गढ़ बनाए थे और अलग अलग जगह भेजकर उन्होंने मंथन किया, चिंतन किया कि पाली भाषा के आंदोलन जो है ये कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत ही अच्छे उन्होंने सुझाव दिए और उस सुझाव में ये अमल होना जरूरी है, और वो जरूरी होगा ऐसे मैं मंशा रखता हूँ। और ऐसा हम सब उसका ये करेंगे, वहन करेंगे। और इसी तरह बहुत सारे लोगों ने जो है आज के इसमें जो पाली भाषा परीक्षा जिन्होंने ली, उसमें हमारे पंडित सपकाल साहब थे,
उन्होंने, वो नरेंद्र बावनगढ़ी भी थे और उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ा योगदान दिया, उनका सम्मान किया गया और उनके ही लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी तरह केवल यही नहीं, बाकी सारी संस्थाएं जो है इन्होंने हमको योगदान दिया है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति, बुद्ध विहार समन्वय समिति, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध परिषद, समता सैनिक दल ने भी योगदान दिया, एवं पाली एवं बुद्धिस्ट स्टडीज ने नागपुर विद्यापीठ के जो विभाग है वैसा ही उनका बहुत बड़ा ये सहकारी रहा। राष्ट्रीय बौद्ध संघ, दैनिक बहुजन सौरभ का जो है, जिन्होंने आपको पढ़े होंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से इस सम्मेलन की जाहिरात उन्होंने दी है। वो सारे दिन, मतलब आज तक, तो उनका भी बहुत हम शुक्रगुजार करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उसी तरह आवाज़ इंडिया, अमन कामड़े जी बैठी है, तो उन्होंने तो बहुत सारा वो हमारे मेहमान का सारा आने जाने का प्रबंध, उसकी सारी व्यवस्था, और ये सारी व्यवस्था अमन के जो है उनका क्या कहना चाहिए। हमारे अशोक बाबू बोले तो वो हमारे कौन है, जमाई हैं, बेटी दी है, तो मैं क्या हूँ अभी वो उनके जमाई है मेरे, अभी मैं तो मैं इनका समधी हूँ। तो ऐसे अमन, इन्होंने इनका बहुत ही योगदान रहा आवाज़ इंडिया का, और हमेशा ही कोई भी प्रोग्राम हो, आवाज़ इंडिया एक ही हमारा ऐसा चैनल है, एक ही हमारा ऐसा प्रसारण है जिसका श्रेय केवल अमन कामड़े को जाता है। और उनका मैं तो पहले ही बोला कि इसके वो मोहताज नहीं है, फिर भी एक इसके नाते, एक प्रोटोकॉल के नाते मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो इसीलिए आवाज़ इंडिया ने बहुत, अभी वो दे रहे हैं, वो प्रसारण भी आप देखोगे बाद में। तो बाबा साहेब आम्बेडकर महाविद्यालय, PWS महाविद्यालय, समन संघ, भदंताचार्य बुद्ध दल, पाली संवर्धन प्रतिष्ठान उमरी, जिला बालाघाट, बानाई, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल इंजीनियर एसोसिएशन ने भी इनको सहयोग दिया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर, 7 आर्ट्स अकादमी, जैसा मैं अभी जिक्र किया, उनका भी बहुत सहकार्य रहा। पाली भाषा संशोधन बहुउद्देशीय संस्था जलगांव, जिनका जो है, इनका भी बहुत बड़ा ये रहा है। और इसीलिए ये सिद्धार्थ कामड़े है, उन्होंने भी बहुत बड़ा हमको ये मार्गदर्शन दिया, उपस्थित रहे। इसी तरह ये जी अभी उल्लेख हुआ, शुद्धोधन बड़ौने निवास व्यवस्था, वो हमारे शरद मेश्राम जी है, प्राध्यापक आनंद वासनिक है, किशोर नंदेश्वर जी है, धम्मचारी पद्मबुद्धि है, मेहराताई जी गायकवाड़, इनका तो बहुत ही सहयोग रहा। वो केवल ये नहीं है, उनका सत्कार भी हुआ। और वो मेहराताई गायकवाड़ का भी मैं विशेष रूप से उल्लेख करता हूँ। वो बम्बई से, खारघर से यहाँ आई है, भारती हिरेकन। हाँ, ये हाँ है, विशाखा मानकर, भारती हिरेखन, रवि देश भरतार, उन्होंने तो ये बहुत ही वो कक्ष ये जिम्मेदारी संभाली है। हमारे रवि देश भरतार, संजय पाटिल, रमेश राठौड़, मेहरा, ये तो हो गया है। भंती विजया मित्र, वो भी कल थी, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। मार्गेश्वर जी रंगारी, अनिल मेश्राम, अमन ये धम्मचारी, गौतम मोडक जी, प्राध्यापक आनंद वासनिक जी, अनिल मेश्राम, इन्होंने भी बहुत बड़ा ये सहकार्य दिया है। प्रफुल्ल भारेलाव, जो हमारे आवाज़ इंडिया की एक ये है, संध्या राजूरकर, जो बहुजन सौरभ की निवासी संपादिका है, आनंद डेकाटे, जो लोकमत में काम करते हैं, मिलिंद कीर्ति है, केवल जीवन तारेग है, प्रशांत दाडिमकर है। इन्होंने भी ये इस सम्मेलन को, इनका प्रचार करने के लिए बहुत बड़ा योगदान इनका रहा है। इसी तरह प्राध्यापक आनंद भगत, वो प्राध्यापक प्रकाश फोएकर जी, ऐसे कई नाम हैं कि जिन्होंने इस सम्मेलन को ये बनाने में, जैसा विशाखाताई बोरकर है, दिशा जी गायकवाड़ है, सचिन देव, सुभाष बोंदाड़े, वासे साहेब, पाली तथा बुद्धिस्ट स्टडीज दीक्षा भूमि के वो सतीश वाहने जी, भंते यहाँ पे ध्यान ज्योति उपस्थित रहे, जिनका आशीर्वाद हमको रहा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके आदिवास से भी ये पाली भाषा साहित्य सम्मेलन को आगे भी ये बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर सविता कामड़े का तो मैं उल्लेख किया ही हूँ। वैसे ही डॉक्टर रमेश रोहित साची, जिनके ऊपर में जो है ये नागरी लिपि का जो है वो उनके ये बनाए गए हैं। ऐसे ही
इन सारे लोगों का इस सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग रहा। और मैं किस किस का नाम लूँ, कोई 10-20 हो तो तौबा करूँ, यहाँ तो सारा जहाँ ही वो पड़ा है क्या बोलते मैखानों में, तो कोई ये नहीं, आप सब लोग इस पाली भाषा साहित्य सम्मेलन को ये सफल बनाने में आपका सारा सहयोग है। पुनश्च मैं सभी लोगों का कुछ नाम का उल्लेख छूटा हो मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर भी जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं भी किया, जैसा अशोक भाई बोले, जिन्होंने समर्थन दिया, जिन्होंने सहयोग दिया लेकिन विरोध नहीं किया, उपस्थित नहीं रहे, उनका भी हम शुक्र ये आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ पे हमारे सुमेध कामड़े जी बैठे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।